जो लोग बाहर हैं एक बार अंदर आके बैठ जाएं, नहीं तो मुझे कविता जी जैसी कविता सुनानी पड़ेगी। बैठ जाएं। मैं बहुत दिल से कहता हूं कि मैंने ऐसा कभी सम्मेलन आज तक अटेंड नहीं किया था। इतनी ऊर्जा, इतना जोश, इतना साहस मैंने नहीं किया था। तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं वापस लौट आया हूं आपके बीच। और बुद्धि जी बुद्धि से भी उतनी ही उच्च शिखर पर है। हमने बुद्धि का भी चमत्कार देखा और हमने कविता के हृदय से निकले हुए हृदय का भी चमत्कार देखा। तो बुद्धि और हृदय दोनों का मिलन हमें यहाँ दिखाई पड़ा। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत सुंदर। और चूंकि ये बनारस की बेटी हैं तो मैं पहली कविता अपनी बेटियों पर ही सुनाना चाहूंगा और मैं बनारस की इस बेटी को कविता को समर्पित करता हूँ। और ये कविता जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रह रहा था बीए फर्स्ट ईयर में, 91 की बात है, उस समय ये कविता मैंने लिखी थी, मेरे पास सुरक्षित है। तो मैं छोटी सी कविता है, मैं उसको वाचन करना चाहूंगा। आधी दुनिया का पूरा सच, बेटियां आधी आबादी होती हैं। इस कविता का टाइटल है आधी दुनिया का पूरा सच। मुझे गाना तो नहीं आता लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। बेटियां दिल की दुआएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं। बेटियां दिल की दुआएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं। बेटियां पावन प्रथाएं हैं, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं। बेटियां दिल की दुआएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं। बेटियां पावन प्रथाएं हैं, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं। इन्होंने हमको रोपा है, खून से हमको सींचा है। इन्हीं की सांस हम में है, ये मेरे मन की गीता है। इन्हीं से आज बनता है, इन्हीं से कल संवरता है। बिना इनके अधूरे हम, इन्हीं से मान बढ़ता है। कभी झांसी की रानी बन हमारी लाज रखी थी, आज नैना कहानी बन भ्रूण की सांस थमती है। बेटी कविता की उस कविता में भ्रूण की बात थी, बच्चों की हत्या की बात थी। ये 91 की कविता उस समय अपने पीक पर थी और हर जगह चर्चा होती है। तो समाज बहुत जागृत हो गया और ये चीजें बहुत कम हुई। क्या होता था कि बेटियों को मारने में उसकी माँ का भी योगदान होता था, क्योंकि वो पीड़ा नहीं देखना चाहती थी, अपने जीवन को झेलती थी। पूरे जीवन को उसने झेला था, कैसे तो नहीं चाहती थी उसके जैसा कोई जीवन झेले। लेकिन अब बहुत सारी चीजें आगे निकल गई कि उस समय की जब ये घटना हुई थी और नैना को किस तरीके से मार दिया गया था। कभी झांसी की रानी बन हमारी लाज रखी थी, आज नैना कहानी बन भ्रूण की सांस थमती है। न मारो डंक इनको तुम, यही धरती बचाएंगी। सृजन की वेदियों पर चढ़ तुम्हारे तन में आएंगी। परिंदों की तरह इनको आसमानी उड़ाने दो, खुशबुओं की तरह इनको हवाओं में समाने दो। नया इतिहास रचने दो, नया भूगोल बनने
पलकों पर क्षितिज को जीत लेने दो, क्षितिज को जीत लेने दो। पुरानी कविता थी, मेरा मन हुआ तुम्हारे कहा मैं सुना देता हूं। अभी लॉकडाउन हुआ था और 8 महीनों से हम सब अपने घरों में ऑलमोस्ट गए थे और सबका इम्पैक्ट सब पर पड़ा है। 25 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। मैं अपनी बालकनी में बैठा था, फ्लैट है मेरा दिल्ली में, चाणक्यपुरी में रहता हूँ। बाहर छोटा सा सोफा लगा तो बैठा था, सुबह का समय था, 1 अप्रैल की बात है, 1 या 2 की, मुझे भी देखता हूँ किस दिन की कविता है। बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे थे, बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे थे। हम लोग जीवन की व्यस्तता में उलझ गए थे और कैसे जीवन जिया जाता है उसको भूल गए थे। जब लॉकडाउन हुआ है तो जीवन बहुत बार बहुत तरीकों से बहुतों का वापस आया है। समय को लेकर, प्यार को लेकर, संबंधों को लेकर, आसपास के जीवन को लेकर, प्रकृति को लेकर, उस पर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी और गद्य फॉर्म में है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। आई थिंक भूख लग गई है लोगों को। भोजन की तैयारी है ना? मुरली जी इनको बोलने दीजिए, आप बोलेंगे। कोई काउंटर नहीं हो ये मौका कहां आगे दिए तो सवाल की बात है ना। ये कविता का शीर्षक है लॉकडाउन। इसका नाम ही मैंने रखा था लॉकडाउन। पहली बार तो कविता सुनने से तो सर्कुलर ही पढ़ते हैं। पहली बार तो कविता का मौका मिला सर्कुलर पढ़ते पढ़ते। जो लोग खड़े हैं अगर कुर्सी हो तो बैठ जाएं। ठीक है जी। कविता का शीर्षक है लॉकडाउन। 1 या 2 अप्रैल को मैंने इसकी रचना की थी। अरसे बाद आज, बहुत लंबे समय बाद, अरसे बाद आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धरती के पांव छुए, हथेलियों को जोड़कर हाथों के आईने में प्रभु के दर्शन किए, चादर की सलवटों को हाथों से सहलाते हुए ओढ़ने को तह कर सिरहाने समेट दिया। अरसे बाद आज, अरसे बाद आज प्रकृति के यौवन को जी भर निहारा, झड़ रहे पत्तों को मन भर दुलारा, चंदन बहारों को तन में उतारा। अरसे बाद आज प्रकृति के आंचल को, प्रकृति के यौवन को जी भर निहारा, झड़ रहे पत्तों को मन भर दुलारा, चंदन बहारों को तन में उतारा। अरसे बाद आज सूरज की लाली से नहाया आसमान देखा। ये सारी घटनाएं उस दिन सुबह मेरे साथ हो रही थी। अरसे बाद आज सूरज की लाली से नहाया आसमान देखा, नर्म मुलायम घास के मखमली बिछौने पर चांदी सा चमकता ओस का विधान देखा। क्या बात है। कूक देखी, स्वानों की हुक देखी, बंदरों की टोली में बच्चों की कूद देखी, दूर आसमान में डैने पसारे तिरते परिंदों की मीलों उड़ान देखी। अरसे बाद आज, अरसे बाद आज कनेर और गुड़हल के चटकीले फूल देखे, सरपट दौड़ती गिलहरियों के रूप देखे, रंग देखे, चोंचों में चोंच डाले, वेदना की कसक पाले, लुप्त होती गौरैया की आंखों के नूर देखे। धन्यवाद सर। अरसे बाद आज पतीले पर पकती अदरक की चाय देखी। अरसे बाद आज, मेरी वाइफ उसमें चाय पका रही थी। अरसे बाद आज पतीले पर पकती अदरक की चाय देखी, टिफिन और बस्ते की चिंता से दूर। हर दिन सवेरे 7 बजे माँ बच्चे के टिफिन बनाती। बच्चे नींद से जगाए जाते रहते, बड़ा वेदना वाला समय होता बच्चों का। अरसे बाद आज पतीले पर पकती अदरक की चाय देखी, टिफिन और बस्ते की चिंता से दूर बेफिक्र सो रहे बच्चों की नींद देखी। उधर कंबल की व्यवस्था हो रही है।
कोई बात नहीं अरसे बाद सर, उनको लग रहा है कभी लोग कितनी देर तक पीछा छोड़ के रखेंगे तो व्यवस्था कर लेते हैं। उनको ये पता नहीं कि अध्यक्ष खुद ही काम में अरसे बाद आज जी भर नहाया, हमारे पास नहाने का भी समय नहीं होता। अरसे बाद आज जी भर नहाया, कपड़े सुखाए, घर की रसोई के डिब्बे सजाए। अरसे बाद आज बच्चों की थाली में सब्जी परोसी, मित्र नातेदारों की कुशल क्षेम पूछी, बंद पड़े रिश्तों को वापस टटोला, सूख रहे पौधों में जल भी उड़ेला। अरसे बाद आज किताबों को पलटा, अरसे बाद आज किताबों को पलटा, कबीर को ढूंढा, टीवी स्क्रीन पर फिल्में टटोला, सत्य के प्रयोग को हाथों में लेकर गांधी के जीवन को जी भर निचोड़ा। अरसे बाद आज गाड़ियों के शोरगुल से दूर वीरान सड़कें देखी, ये समय वही था। अरसे बाद आज गाड़ियों के शोरगुल से दूर वीरान सड़कें देखी, साए साए हवाएं देखी, रुकी हुई फिजाएं देखी, नर से ज्यादा नारायण की गढ़ी हुई रचनाएं देखी। प्रकृति दिखने लगी, गाड़ियां बंद हो गई थी, इंसान चलने बंद हो गए। अरसे बाद आज घर में बिताने को बेहिसाब पल देखे, अरसे बाद आज घर में बिताने को बेहिसाब पल देखे, खुद में सिमटने को लाजवाब क्षण देखे, भागती जिंदगी के रूप देखे, रंग देखे, अपनों से प्यार के पुरसुकून छंद देखे। और अंतिम पैरा, लॉकडाउन ही सही, क्योंकि ये सारा लॉकडाउन के कारण संभव हो रहा था। लॉकडाउन ही सही, अरसे बाद आज मम्मी को पापा से, बच्चों को दादा से, भक्त को भगवान से, धर्म को इंसान से, सकुचाते बतियाते हंसते खिलाते प्यार से गले लगाते देखा। लॉकडाउन ही सही, लॉकडाउन ही सही, अरसे बाद आज दशरथ के राम को, नंद के श्याम को, बाइबल कुरान को मिलते हुए देखा, सर्द पड़े रिश्तों के बंद दरवाजों को आहिस्ते आहिस्ते खुलते हुए देखा, खुलते हुए देखा। अरसे बाद आज लॉकडाउन ही सही, अरसे बाद आज ज्ञान की तलाश में भटकते बुद्ध को, अरसे बाद आज ज्ञान की तलाश में भटकते बुद्ध को, हिंसा की आग में झुलसते महावीर को, दंड की सूली पर लटकते मसीह को एक बार फिर मुस्कुराते हुए देखा, जीवन की नवराह दिखाते हुए देखा, दिखाते हुए देखा। कभी लोग अनुमति दे तो मैं एक आध और सुना सकता। भाई देखिए, आपके लिए तो कभी नए हैं, लेकिन कभी तो रोज सुनते हैं। आप तो सुनाओ, फ्लाइट तो कैंसिल हो ही गई है। हमारी सुबह है सबकी। एक कविता मैं माँ पर सुनाता हूँ, बड़ी बहुत छोटी सी है, मुश्किल से 10 पंक्तियों की है। अच्छा अच्छा। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, सुख समृद्धि मिल जाती है और शहरों में चले जाते हैं, कई बार विदेश चले जाते हैं, तो माँ बाप पीछे छूट जाते हैं, दूसरों को भरोसे छोड़ देते हैं। ये घटना मित्रों 2017 की है। नोएडा के एक घर में एक बुजुर्ग माँ रहती थी, ये सत्य घटना है। उसका बेटा अमेरिका में था, फोन करता है नहीं उठता, फिर करता नहीं, 3 महीने बाद वापस आता, को क्या गया है। 3 महीने बाद जब वो घर का दरवाजा तोड़ करके अंदर जाता है तो उस पर मांस नहीं होता, सिर्फ हड्डियां दिखती है। अकेली माँ रहती थी। ऐसे हमारे आसपास के समाज और परिवार में ऐसी घटनाएं होती रहती। जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, सारी चीजें छोड़ देती है। माँ से बड़ा प्रेमी कोई नहीं होता, सब छोड़ देते हैं। एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी, क्योंकि
और ये कविता है जो हम ओल्ड एज होम में माँ को छोड़ देते हैं। बहुत सारी फैशन के रूप में बनते जा रहे हैं, ठीक है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है या संस्कृति अपनी नई राह ले रही है, अलग बात है। माँ कितनी खुशनसीब थी वो माँ, कितनी खुशनसीब थी वो माँ जिसका बेटा बड़ी मुद्दतों बाद 7 समंदर पार उससे मिलने आ रहा था। कितनी खुशनसीब थी वो माँ जिसका बेटा बड़ी मुद्दतों बाद 7 समंदर पार उससे मिलने आ रहा था। उसकी सहेलियां उससे भी ज्यादा खुश थीं। बेटा जो सबके लिए ढेरों उपहार लेकर आ रहा था। उसकी सहेलियां उस माँ से भी ज्यादा खुश थीं। बेटा जो सबके लिए ढेरों उपहार लेकर आ रहा था। बड़ी इज्जत थी उस माँ की उस ओल्ड एज होम में, जहां वो अनाथ बच्चों को जिंदगी के सपने बुनना सिखा रही थी। पर उदास थी उस माँ की आंखें। उसकी सहेलियां तो खुश थी, पर उदास थी उस माँ की आंखें, क्योंकि पूरे 1 वर्ष इंतजार के बाद बेटा आएगा और अब अगले मदर्स डे पर। उदास थी उस माँ की आंखें, क्योंकि पूरे 1 वर्ष इंतजार के बाद बेटा आएगा अब अगले मदर्स डे पर। ये उस माँ के लिए थी, वर्ष में 1 बार बेटा मिलने आता था। बाकी खुश थे, लेकिन उसको कष्ट ये था कि मिलेगा और फिर चला जाएगा। ये माँ का प्यार होता है और स्नेह होता है। एक कविता कुछ ही समय पहले, शायद कुछ वर्ष पहले मैंने लिखी थी, उसका टाइटल है इंतजार। और आप एक बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए। अब तो श्रीमती त्रिपाठी ने भी मोबाइल खोल लिया। क्या बात है सर, माहौली सर वही होगी। लेकिन ताली आप बहुत अच्छी बजाते हैं, वैसे बजाइए ना। लेकिन माँ पे जो कविता आपने सुनाई है और इसके पहले जो बेटी पर सुनाई, सच में एक बड़े अधिकारी के अंदर भी जो भीगा हुआ कवि है, जो संवेदनाओं से भरा हुआ कवि है, उसे महसूस करिए कि आदमी वही होता है। हमारे मंगल नसीब दिल्ली में रहते हैं, आपका कभी रास्ता पड़े तो उनसे जरूर मिलिए जाकर। क्या सीरत क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। क्या सीरत क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। पाँव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। देखिए, मेरी माँ को पता था कल कि मैं हूँ। आज उन्होंने मेरी श्रीमती जी को फोन किया कि बगल में आ जाओ। हम नहीं जा रहे थे और फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये माँ की ताकत, ये माँ की ताकत। ये तो कल जा रहा हूँ, ये तो आप दूर दूर रहते हो तो फ्लाइट कैंसिल हुई। एक सासू माँ अपने पोते को खिला रही थी आंगन में, तो पोता उछल के गिर पड़ा। तो बहू अंदर से तीसरे कमरे से दौड़ी, बोले मेरे बेटे गिरा दिया। क्या सर माता जी, आपसे मेरा बेटा नहीं संभलता, कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। सासू माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू कल से मेरे बेटे को हाथ। मेरी दादी जब कभी मेरी माँ से नाराज होती थी, होता ना सास बहू का चलता रहता, मेरी दादी जब मेरी माँ से नाराज होती यही उड़ाना देती, बेटा तो मेरा है, तो तुम खा रही हो मेरे बेटे खा रही हो। इंतजार, इंतजार ठिठुरती रातों में गुनगुनी धूप का। छोटी सी कविता है। इंतजार ठिठुरती रातों में गुनगुनी धूप का, सुबह के उजाले में कोयल की कूक का, घने अंधकार में सूरज के रूप का। इंतजार वीराने जंगल में मधुमय वसंत का। इंतजार वीराने जंगल में मधुमय वसंत का, रिक्त पड़े वृक्षों में कोपलों के वस्त्र का, अलसाई रातों में चंदन बहारों का। इंतजार मटमैले हाथों में 2 पैसे पाने का। इंतजार मटमैले हाथों में 2 पैसे पाने का, भूख भरी आंखों में 2 रोटी खाने का, आसमां के आंचल में नींद भर नहाने का।
पूरा माना हुई क्या इंतजार बेचैन सपनों में माँ के वजूद का, इंतजार बेचैन सपनों में माँ के। जब हम टूटते हैं और परेशान होते हैं तब माँ याद आती है, और जब हम भटकते हैं तो पिता की याद आती है। इंतजार बेचैन सपनों में माँ के वजूद का, अनजानी राहों पर पिता के करीब का, बूढ़ी उम्मीदों में कलेजे की भूख का। इंतजार टूटते सितारों में बनते नसीब का, गैरत की आंधी में बचते जमीर का, अपनों की भीड़ में मिलते फकीर का। इंतजार नदी पहाड़ों का, सूरज सितारों का, सूखती तलैया में फूटती फुहारों का, रेतीली धरती पर अमृत के प्यालों का। इंतजार दो कविताएं मैंने शिक्षा पर लिखी हैं, लेकिन उसके पहले मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। उसके पहले वैसे मैं सही कर रहा है, दिनेश जी नाम है ना, अखिलेश जी सही करेंगे। मुझे लग रहा थोड़ा थोड़ा कवि वाला रोग लगने लगा है। अच्छा है, हमारे लिए फायदे का समय है। जहाँ रहोगे वहाँ कवि सम्मेलन तक। ये घटना भी मेरे वैसे कवियों का मार्केट डाउन चल रहा है। सर, झांसी की रानी ने कई झांसी की रानी के अंदर आग जगा दी है। आपने भी मेरे अंदर कविता की आग जगा दी। ये तो अच्छी बात है। एक था पेड़, बेसिकली जहां मैं रहता था ऑफिसर्स कॉलोनी है और डुप्लेक्स है घर में, एक बाउंड्री वॉल थी, उसके ऊपर एक लगभग 50-60 वर्ष पुराना पेड़ था। बहुत घनी छांव थी और मेरी खिड़की तक उसकी छांव आती थी। बहुत बड़ा पेड़ था, विशाल पेड़ था, इतना था कि उसके नीचे अंधेरा दिखता था। मुझे लाइट लगवानी पड़ी थी वहां। हमारी कॉलोनी का विस्तार शुरू हुआ। पहले वहां 16 हाउसेस थे, 16 नए बनने थे। वो बाउंड्री वॉल तोड़ी जानी थी और उस पेड़ को काटा जाना था, क्योंकि वो पेड़ लगभग 20-30 फुट की जगह को दूसरों के शब्दों में कहें तो खराब कर रहा था। हम लोगों ने प्रयास थोड़ा सा किया। उसके बाद कुछ दिन तक रुका रहा। अचानक मैं दफ्तर गया और वो घटना हुई। शायद मैं उस दिन दफ्तर नहीं गया होता तो मैं रोक लगा देता और कोई ना कोई उपाय निकाल लेता। वो घटना मेरे घर में हुई। मेरा बेटा घर में था, उसने फोन किया। शाम को कुछ चीजें मेरे साथ घटित हुई, उस पर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, सुनाने का प्रयास करूंगा। एक था पेड़, और इसमें बेसिकली कैरेक्टर के रूप में मेरा छोटा बेटा है। उसमें छोटा था, 7th 8th में था, बड़ा हो गया, 12th में पहुंच गया है। एक था पेड़, आज वो जी भर रोया था, आज वह जी भर कर रोया था स्कूल से लौटने के बाद। कुछ लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा निवेदन है, बस 10 मिनट और। आज वो जी भर कर रोया था स्कूल से लौटने के बाद, अहाते का कटा हुआ पेड़ देखकर। ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी नन्ही मुन्नी दुनिया उजाड़ दिया, उनके हरे भरे सपने बिखेर दिए। पेड़ उनके जो वर्षों पुराने साथी थे, उनकी छाया में वो सुस्ताते थे। उसके पत्तों की सरसराहट उन्हें पुरसुकून देती थी। उसके लंबे लंबे हाथ उन्हें अपने आगोश में लेने को बरबस बुलाते थे। उनका भरा पूरा शरीर उनको सुरक्षा का एहसास कराता था। उनसे छन कर आती सूरज की लाली उनके चेहरे को स्वर्णिम मुस्कान देते थे। पर आज स्कूल से लौटने के बाद मानो किसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी हो। वो फूट फूट कर रोया था। उसकी लंबी गहरी सांसें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे बचा न पाने की तड़प उन्हें भीतर तक छील रही थी। काश वो आज स्कूल न गए होते तो शायद उनके छुटपन का साथी हंसता मुस्कुराता उन्हें निहार रहा होता। शाम को वापस ऑफिस से घर आने पर
बच्चों की आंखें सब बयां कर गई। पापा, उन्हें क्यों काट दिया गया? उसे क्यों मार दिया गया? पापा, देखो ना, उसकी छोटी छोटी बाहें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। पापा, देखो ना, उसका शरीर कितना सूना लग रहा, तना तब तक बचा हुआ था, सारी डालियां काट दी गई थी। पापा, देखो ना, उसका शरीर कितना सूना लग रहा है। पापा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? नई इमारत तो थोड़ी दूर भी बन सकती थी। मैं बेबस, लाचार, बेजुबान बुद्ध की तरह सिर्फ सुनता रहा। बस एक पीड़ा थी कि शायद उसे बचाया जा सकता था। मैंने भरसक प्रयास किया कि उसे कुछ समझाऊं, लेकिन असफल रहा। मैं कहता रहा कि लोगों के लिए घर बनाने चाहिए। मैं बोलता रहा कि इंसानों को रहने के लिए एक अदद छत चाहिए, लेकिन उसकी नन्ही आंखों से मेरा झूठ बच नहीं सका। बच्चे बच्चे होते हैं, कोमल, सुकुमार, संवेदनशील। उन्हें घर नहीं, संसार चाहिए। उन्हें छत नहीं, खुला आसमान चाहिए। उन्हें खिड़की, दरवाजे और दीवार नहीं, छुपन छुपाई का संसार चाहिए। शायद अगली शाम और भी दुखदाई होने वाली थी। ये 2 दिन प्रक्रिया मेरे साथ चली थी। शायद अगली शाम और भी दुखदाई थी। घर में घुसते ही बेटा हाथ खींचकर बेडरूम की खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। बेहद भयानक, पीड़ादायक, मार्मिक दृश्य, मानो संसार ठहर गया। मेरा रोम रोम सिहर उठा, पैर कांपने लगे, आंखें पथरा गईं। सामने बिना सर, हाथ, पैर के वो अधकटा शरीर मानो मुंह चढ़ा रहा हो। हे भगवान, ये क्या? बेचारे बंदरों की टोली मानो अपना घर ढूंढ रही हो। मासूम गिलहरियों का झुंड, मासूम गिलहरियों का झुंड घर से निकाले हुए बुजुर्गों की तरह अभी भी देहरी छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने भरसक झूठ बोलने का प्रयास किया, बच्चों को समझाने का असफल प्रयास किया कि बेटा, ये बंदरों का घर नहीं था जो रात को उनकी बाहों में सोते थे, ना ही ये गिलहरियों का घर था जहां वह इंसानों से बचने के लिए सरपट उस पेड़ में विलीन हो जाती थी। वो कुत्तों की भी छावनी नहीं थी जहां वो ठंड में दुबक कर सो लेते थे। पक्षी तो वैसे भी कहीं न कहीं उड़कर चले गए होंगे। हाँ, मैंने ये भी बताया कि उस पेड़ के बदले कई सारे पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी दुनिया में कोई झूठ, कोई चाल, कोई कल का मलाल ज्यादा देर नहीं ठहर पाता। बरबसी आंखें भरभरा गई कि काश मैं उसे बचा पाता, मैं उसे बचा पाता। 2 कविताएं, मैं उसके बाद अपना समापन करूंगा। एक का टाइटल है शिक्षा और दूसरा है पढ़ा लिखा जब बचपन होगा। कौन से पहले सुना दें? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शिक्षा और हमारे सारे ओनर्स, मैनेजर्स जो स्कूल चलाते हैं, जो शिक्षा के कार्य में अपना बृहद योगदान दे रहे हैं। सुबह भी मैं ये कह रहा था कि शिक्षा सभ्यता के विकास से लेकर संस्कृति के संस्कारित होने तक, हिंसा के आदिम औजारों से लेकर विश्व शांति के रथ पर सवार होने तक, लालच की स्वर्णिम मंजूषा से लेकर दधीच के हड्डियां गलाने तक पल पल की साक्षी रही है। शिक्षा मां के गर्भ में बीजोपन से लेकर ब्रह्म सत्ता में एकाकार होने तक, अंतरतम के गहन अंधकार से लेकर सूरज के रश्मि रथ पर सवार होने तक, समुद्र की अतल गहराइयों से लेकर हिमगिर के उत्तुंग शिखर तक पहुंचने की साक्षी रही है। शिक्षा
ज्ञान के प्रकाश से लेकर चरित्र के निर्माण तक, व्यक्तित्व के विकास से लेकर रचनात्मकता की पराकाष्ठा तक, अहम की धधकती ज्वाला से लेकर सामाजिकता के मंत्रोच्चार तक क्षण क्षण की जीवन संगिनी रही है। आओ सब मिल दिया जलाएं, अंतरतम को दूर भगाएं। जब बचपन होगा, कुछ ही समय पहले मैंने इसको लिखा था, पढ़ा लिखा जब बचपन होगा। सुना दे? तालियां बजाइए। पीछे वाले नहीं बजा रहे हैं, मुरली जी बहुत पीछे नहीं। अच्छा, जो ताली नहीं बजाएगा, मुरली जी बोल के कहें खाना सबसे लास्ट में पाएगा। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा, पढ़ा लिखा जब बचपन होगा, खुशियां होंगी, जीवन होगा, सपनों में आशाएं होंगी, पौरुष होगा, वैभव होगा। ध्यान से सुनिएगा, पढ़ा लिखा जब बचपन होगा, खुशियां होंगी, जीवन होगा, सपनों में आशाएं होंगी, पौरुष होगा, वैभव होगा। तन पर कपड़ा, हाथ में थाली, तन पर कपड़ा, हाथ में रोटी, सर पर उसके संबल होगा। भूख, गरीबी, लाचारी से मुक्त देश का जनगण होगा, पढ़ा लिखा जब बचपन होगा। नन्हे मन में बीज मूल्य का, सवेरे से हम चर्चा कर रहे हैं, नन्हे मन में बीज मूल्य का, बोलो सही समय है बचपन। नन्हे मन में बीज मूल्य का, बोलो सही समय है बचपन। आत्म तत्व को करो तपाई, भर दो संस्कार से कण कण। सत्य सिखा दो, तत्व दिखा दो, वेदों से मुक्ति समझा दो। बोधि तत्व का दे प्रकाश, भव जीवन उसका पार लगा दो। पढ़ा लिखा जब करे तपस्या बने भगीरथ, करे तपस्या बने भगीरथ। प्रेम स्नेह की गंगा लाए, भरकर हाथों में नव कौशल, क्षमताओं का ज्वार बहाए। माता पिता गुरु के हाथों ऐसा शिल्प निखर कर आए, नव प्रयोग उन्मेष नया हो, दुनिया को नवराह दिखाए। पढ़ा लिखा जब बचपन, शिल्पकार है हुनरमंद है, शिल्पकार है हुनरमंद है। आंखों में विश्वास भरा है, दे दो हाथों में नव कौशल। रोको मत, वो निकल पड़ा है, कलम उठाकर दे दो उसको, वो भविष्य का त्रेता होगा। स्वर्णिम इतिहासों की धरती का वो नया प्रणेता होगा। अधिकारों के ज्ञान से पहले कर्तव्यों का साधक होगा, अधिकारों के ज्ञान से पहले कर्तव्यों का साधक होगा। भूखे नंगे राह से बिछड़े पथिकों का वो जातक होगा। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा, पढ़ा लिखा जब बचपन, पढ़ा लिखा जब बचपन होगा, खुशियां होंगी, जीवन होगा, सपनों में आशाएं होंगी, पौरुष होगा, वैभव होगा। जिस धरती पर जन्म लिया है, जिस धरती पर जन्म लिया है, पल पल उसका रक्षक होगा। जिस धरती पर जन्म लिया है, पल पल उसका रक्षक होगा। जल हो, थल हो, दूर गगन हो, हिमगिरि सा हो, प्रहरी होगा। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा। और अंतिम दो पैरा, वो पैगंबर वो है ईसा, वो पैगंबर वो है ईसा, बुद्ध वही है, कृष्ण की गीता। अंधकार का दिनकर बनकर दुखियारों को जीवन देता, वो भविष्य की लिखे इबारत, माटी का भूगोल बदल दे। ऐसा मंत्र फूंक दो मन में, मानवता का शोक हरण ले। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा, पढ़ा